वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है अफगान की सच्चाई अभिजीत चावड़ा के साथ। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। काफी मजेदार हो रही है इंटरव्यू। अभी हमने हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान पता की है। अब आगे देखते हैं। चाइना के बारे में शुरू हो ही रहा था, पाकिस्तान के बारे में शुरू होने ही वाला है। तो देखते हैं अब आगे क्या शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान का ये टेररिस्ट आउटफिट है तालिबान, और अफगानिस्तान में यूएस उसी के टेररिस्ट आउटफिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सिचुएशन हो गया था। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने काफ़ी सारे ब्राइब्स दिए, सब कुछ दिया, तो पाकिस्तान बोला ठीक होने दो। और आधे तालिबान को पाकिस्तान में ही वापस खींच लिया उन्होंने। पाकिस्तान में खुद में मतलब कुछ तालिबान मर गए ये अमेरिकन इन्वेजन में, लेकिन जो लीडरशिप थी और वो सब थे वो सब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आ गए, जो पाकिस्तान का इलाका है। पर यूएसए को ये पता था कि ये सब हो रहा है? पता कैसे नहीं होगा? मतलब यूएसए के लीडरशिप को भी शायद पता था। ये हमेशा डबल गेम खेलते हैं हमेशा। ये जियोपॉलिटिक्स का सच होता है जो लोग नहीं जानते, जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी, जो मीडिया आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। ये सभी को जानना चाहिए। और न्यू एज मीडिया जैसे कि यूट्यूब, पॉडकास्ट, जहाँ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, ब्रांड्स पैसा दे रहे हैं बट कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। और इसलिए हम ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर कह सकते हैं। और अगर आप इन पॉडकास्ट को शेयर करोगे, इसी की वजह से लोग इन बिटर ट्रूथ्स के बारे में सीखेंगे। एनीवे सो आई लेट यू कंटिन्यू। तो अगर यूएसए को पता था कि हाँ हम थोड़े से तालिबान को तो मार रहे हैं, पर थोड़ा सा तालिबान एस्केप होकर यहीं आ रहा है हमारे आसपास पाकिस्तान में, पर ये क्यों होने दिया अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि उस टाइम पर जो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट था ना, उसमें अमेरिका सोल सुपर पावर था, एक ही सुपर पावर था। और उस समय उनका भारत से बहुत बड़ा दुश्मनी था कि इन लोग ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया। हाँ, और भारत का और यूएस का आइडियोलॉजिकल पूरा वो जो सिनारियो था वो बहुत ही डिफरेंट था उस टाइम पे। इंडिया अभी भी कोल्ड वॉर के माइंडसेट में था। इंडिया की जो गवर्नमेंट्स थी, प्रो सोवियत यूनियन, प्रो यूएसएसआर, बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत पुराना हिस्ट्री है इंडिया और यूएसएसआर का जो रिलेशनशिप का, नेहरूवियन टाइम के समय से दोस्ती था तभी, दोस्ती सो टू से। तो इंडिया वाज वेरी एंटी यूएस उस समय पे। तो यूएस भी बहुत स्ट्रांगली एंटी इंडिया था। तो उनकी इंडिया से बहुत दुश्मनी थी। तो वो तालिबान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। और अमेरिका का हमेशा ये पॉलिसी रहा है कि कोई ना कोई बैड बॉय होना चाहिए। अगर कोई बैड बॉय है ही नहीं दुनिया में तो आप ग्लोबल का पुलिसमैन कैसे बनेंगे? मतलब दुनिया को अपना वट कैसे दिखाएंगे बेसिकली। बिल्कुल। कुछ बैड बॉयज होने चाहिए। तो उन्होंने तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उसको पाकिस्तान में वापस जाने दिया और छोटे मोटे लोगों को मारने लगे अफगानिस्तान में। और बहुत जल्दी उनका कितना बड़ा फायर पावर है, तो उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी दे दी लोगों को और ह्यूमन राइट्स दे दिए। और ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस देखा जाए तो ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कि देखो हम हीरोज हैं दुनिया, हम सुपरमैन हैं दुनिया के, हम सभी लोगों को बचा रहे हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स है उन्हें मार दे रहे हैं। बट एक्चुअली ये गेम को स्ट्रेच आउट कर रहे थे। अगर चाहते तो तालिबान लीडरशिप को एक शॉट में मार सकते थे, पर वॉर को स्ट्रेच आउट किया। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हर ह्यूमन एक्शन का मोटिव बेसिकली पैसा होता है। जितना ज़्यादा वॉर को स्ट्रेच आउट करोगे उतना ज़्यादा पैसा बहुत लोग बना सकते हैं। जो मिडिल मैन होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पैसा बना सकते हैं। तो अगर वॉर भी लंबी चलेगी तो पैसा भी ज़्यादा बना पाएंगे ये लोग। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अब तक के अफगानिस्तान वॉर में $2 ट्रिलियन खर्च हुए, वो $2 ट्रिलियन किन चीज़ों पर खर्च हो रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, पर बहुत लोग वो पैसा खा रहे भी हैं। इसलिए शायद वॉर को स्ट्रेच आउट किया था। अमेरिका का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ना, वो आर्म्स इंडस्ट्री है, वेपन्स इंडस्ट्री। और उन्होंने पूरा वॉर आउटसोर्स किया डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को। ये कंपनीज है जिनके प्राइवेट सोल्जर्स है, जो एक्स मरीन्स हो गए या कुछ भी रहेंगे, तो इनको अफगानिस्तान भेजा। और ये जो 2+ ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च किए, उसका मेजॉरिटी मनी वापस अमेरिका में ही है थ्रू द डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। तो एसेंशियली ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था इन अ सेंस। मतलब ब्लैक मनी था, उसको व्हाइट मनी को व्हाइट मनी बना रहे थे। तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये था कि उनका जो पब्लिक बहुत गुस्से में था कि टेररिस्ट अटैक्स हुए 9/11 के, उनको शांत करना था। और अफगानिस्तान में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को
काफ़ी समय तक रखना था ताकि वो पैसा बना पाए। उनका एक और ऑब्जेक्टिव था उसामा को मारना, लेकिन उसामा तो पाकिस्तान में था, अबोटाबाद में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे और दुनिया को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी लाए, इलेक्शंस करवाए, हामिद करज़ाई को प्रेसिडेंट बनाया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उधर अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक दो खड़ी कर दी, ऐसा किया उन्होंने। ये डेमोक्रेसी का एंगल भी थोड़ा सा समझा देना है सर। बेसिकली वो जो कोल्ड वॉर हुई थी वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था कि गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम ज़्यादा काम कर सकता है, डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म, सोशलिज्म। और क्योंकि कोल्ड वॉर इवेंचुअली यूएसए जीता तो लोगों ने माना कि हाँ शायद डेमोक्रेसी असली वे है, द वे ऑफ द वॉरियर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, वही होना चाहिए। और उस थॉट प्रोसेस को सॉलिड बनाने के लिए दुनिया के सामने यूएसए चाहते थे कि हर देश में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइड में चाइना भी कम्युनिज्म के थ्रू ग्रो कर रहा था और ये दुनिया को ये दिखाना था कि नहीं, डेमोक्रेसी मतलब सुपरमैन, ये कम्युनिज्म मतलब विलन। इस थॉट को ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए यूएसए ये चाहता था कि डेमोक्रेसी स्प्रेड हो जाए। तो ये भी शायद एक मोटिव रहा होगा डेफिनेटली। उनका ये मोटिव काफ़ी जगह पे रहा है। इराक में भी उन्होंने ये किया, सीरिया में भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लीबिया जो नॉर्थ अफ्रीका में है उधर भी उन्होंने डेमोक्रेसी बिठाई है। अब क्या डेमोक्रेसी है हमें पता नहीं है, लेकिन बात क्या है ना कि कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसी होती है जहाँ पर डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली एक प्यू पॉल हुआ था अफगानिस्तान में, जहाँ पे मालूम पड़ा कि 99% पॉपुलेशन अफगानिस्तान का जो है उन्हें चाहिए शरिया लॉ। अब उनका कल्चर ऐसा है तो उनका हक बनता है कि वो डिमांड करे शरिया लॉ। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम, जो अमेरिकन लेड गवर्नमेंट थी, उसमें शरिया लॉ नहीं था, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम था एंड ऑल दैट, वेस्टर्न सिस्टम था जो फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है इन लोगों का जो डिमांड है उससे। और ये आपको इराक में मिलेगा, आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल सद्दाम हुसैन को उन्होंने हटाया, लेकिन सद्दाम हुसैन के टाइम पे वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे थे, कितना लॉ एंड ऑर्डर था। अभी डेमोक्रेसी आने के बाद देखिए कंट्री का क्या हाल हुआ है, तोड़ दिया पूरा कंट्री। सेम लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी मॉन्स्टर था, बिल्कुल मॉन्स्टर था, डिक्टेटर था वो, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और लिविंग कंडीशंस काफ़ी अच्छे थे बिफोर द अमेरिकन इंटरवेंशन। अभी डेमोक्रेसी आने के बाद वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, वहाँ पे स्लेव मार्केट चल रहे हैं। तो ये है डेमोक्रेसी। अभी ऐसी डेमोक्रेसी किसको चाहिए? तो ये बात है। तो कुछ कुछ कल्चर्स फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है डेमोक्रेसी से, स्पेशली द काइंड ऑफ कल्चर अफगानिस्तान में आज है। तो अभी ये लोग जो है ना वो एक्चुअली तालिबान से ज़्यादा खुश है, अफगानिस्तान के लोग। सीरियसली? क्योंकि जो हामिद करज़ाई की गवर्नमेंट थी और अभी ये दूसरे कौन थे, गनी, अशरफ गनी, उनके टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर था थोड़ा बहुत, लेकिन जस्टिस नहीं थी। फॉर इंस्टेंस अगर कोई राइटिंग करता है, दंगा करता है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाएंगे? आप राइट को बंद कर देंगे। लेकिन जस्टिस क्या होती है कि जिसने गलत काम किया, जिसने लोगों को मारा, उनको आप पनिश करें। अगर आप ये नहीं करेंगे, पनिश नहीं करेंगे, तो आप किसी को जस्टिस नहीं देते, आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करते हैं। तो जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत था, लेकिन जस्टिस नहीं था। अब शरिया लॉ में इंस्टेंट जस्टिस है। ये मिडीवल जस्टिस जरूर होगा, लेकिन जस्टिस तो है कोई किसी किस्म का। यार जस्टिस है यार। सर फिर से मैं मीडिया को हाईलाइट करना चाहूँगा। मीडिया आपके नैरेटिव्स बदलती है अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल एजेंडास। मतलब एक गवर्नमेंट एक न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट दूसरे न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रही है। तो ये जो राइट विंग या लेफ्ट विंग थॉट है, ऑल दिस इज मीडिया क्रिएटेड। जो आपके सोच विचार है, जो आपके ओपिनियंस है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, डिक्टेटरशिप को लेकर, अमेरिका को लेकर, जो मीडिया आपको थॉट्स देना चाहती है वही इमेजेस, वही वीडियोस आपको दिखाएगी। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो काबुल में हो रहा है वो सही है, बट मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूँ जो काबुल में हो रहा है वो सिर्फ एक झलक है पूरे सिचुएशन की। शायद और बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो मीडिया आपको दिखा रही नहीं है। और अगर आपको उन चीज़ों को समझना है, आपको फिर से जियोपॉलिटिक्स में डीप डाइव करना पड़ेगा। तो सर इसी पर्सपेक्टिव से आई थिंक हम स्टोरी वाइज पहुँचे थे 2001 में। ये जो लंबी यूएसए अफगानिस्तान वॉर हो रही है, आपने थोड़ा समझा दिया कि लोग पैसे बना रहे थे, जियोपॉलिटिकल एंगल्स थे वहाँ, और क्या क्या हो रहा था। क्योंकि देखो, मैंने हाल ही में आपको बाहर ही अभी कह रहा था, मैंने लोन सर्वाइवर मूवी देखी। हमारे पॉडकास्ट पर एक इंडियन आर्मी वेटरन आए थे, कर्नल सूबिन। उन्होंने कहा था कि लोन सर्वाइवर देखिए, क्योंकि लोन सर्वाइवर से आपको वॉर का असली नेचर पता चलेगा कि कितनी भयानक होती है वॉर। लोन सर्वाइवर यूएस मरीन्स के बारे में, 4 यूएस मरीन्स थे जिन्होंने 100 तालिबान सोल्जर्स के साथ एक बैटल किया था, एक जंग की थी, जहाँ 3 यूएस मरीन्स मर गए थे और एक ने सर्वाइव किया, गलती से सर्वाइव कर गए वो।
फिर आपको पता चलता है कि वॉर की ब्रूटैलिटी, जितने लोगों की जान जाती है, जो लोग इंजर हो जाते हैं, जिन सोल्जर्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है वॉर के बाद। जियो पॉलिटिक्स इन चीज़ों को मानता भी नहीं। जियो पॉलिटिक्स डजंट केयर अबाउट द सोल्जर्स, जियो पॉलिटिक्स केयर्स अबाउट द पीपल एट द टॉप, जो पॉलिटिशियंस है, जो गवर्नेंस में है, जो हाई लेवल के इंटेलिजेंस एजेंट्स है। इट्स अबाउट देयर इंटरेस्ट, इट्स अबाउट PR, इट्स अबाउट लोगों के परसेप्शन। लोग आपके देश के बारे में सोचते क्या लोग अभी भी सोच रहे कि आप पावरफुल हो? क्या लोग अभी भी सोच रहे कि ये देश और ये लोग खराब है, ये लोग विलेनस है? सच आपको कभी मीडिया से पता नहीं चलेगा। तो सर वो वॉर में हुआ क्या 2001 के बाद, जब वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई, तो क्या हो रहा था अफगानिस्तान में जो शायद मीडिया ने दिखाया नहीं है? शुरुआत में अमेरिका ने बहुत सारा बॉम्बार्डमेंट किया एयरफोर्स से, ड्रोन्स से, और मोर और लेस तालिबान को एलिमिनेट कर दिया अफगानिस्तान से। बाद में इन्होंने इस गवर्नमेंट को खड़ा किया वहाँ पे, और उन्होंने एक अफगान आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे तालिबान धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ इलाकों में वापस आने लगे, और उनको थोड़ा बहुत टॉलरेट किया उन्होंने। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फाइटिंग भी किया, जैसे आपने बात की वो उस इंसिडेंट की। आई थिंक 2-3 हज़ार अमेरिकन सोल्जर्स ओवरऑल मर गए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अफगान सोल्जर्स तो बहुत ही मरे होंगे। तो ये सब चलता रहा धीरे धीरे, और उन्होंने धीरे धीरे तालिबान को वापस आने दिया। लेकिन एक और चीज़ हुई, जब बहुत सारे मुजाहिदीन पाकिस्तान चले गए थे, तो वहाँ पर भी कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो अमेरिकन्स ने थोड़े बहुत ड्रोन स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो पाकिस्तानी इलाका है, जहाँ पे पश्तून मेजॉरिटी है। और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी वहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया, ऑपरेशन शुरू कर दिए। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत सारी ब्रूटलिटी की। उन्होंने विलेजेस जला दिए, लोगों को मार दिया। तो फिर वहाँ पर भी रेबेलियन शुरू हो गया, और वहाँ पर जो लोकल मुजाहिदीन थे एट्सेट्रा जी जो लोग थे, उन्होंने एक नया तालिबान खड़ा किया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये 2003 और 2005 के बीच की बात है। ये अलग तालिबान है, ये पाकिस्तानी तालिबान है, और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेररिस्ट और रेजिस्टेंस आउटफिट्स है, जिनका मकसद है पाकिस्तान को रेजिस्ट करना और पश्तून इलाके को पाकिस्तान से अलग करना, एक सेपरेट देश बना, एक अलग देश बनाना। उनको फिर से अफगानिस्तान के साथ रीजॉइन होना है। जो ये लोग जो ड्यूरांड लाइन को मानते नहीं है, तो ये उसका ये बैक स्टोरी है। तो ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसमें अलकायदा भी आ गया है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा बहुत आइसिस भी आ गया है। ये सब जो अलग अलग नाम है, ये सिर्फ वेस्टर्न लोगों ने ऐसे टैग्स दिए हैं कुछ लोगों पे। उनका आइडियोलॉजी मोर और लेस सेम है, उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिमिलर है। लेकिन जो पाकिस्तानी तालिबान है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आउटफिट्स है और बहुत सारी इंटरनल राइवलरीज है। तो कभी कभी वो आपस में लड़ते हैं, कभी कभी वो पाकिस्तान से लड़ते हैं, कभी कभी ISI से कोऑपरेट करते हैं। और उनका अफगान तालिबान जो मेन तालिबान है, उनसे भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। तो आपने वो सुना होगा वो हॉरिबल इंसिडेंट जिसमें कोई स्कूल के बहुत सारे बच्चे मर गए थे, ये पाकिस्तानी तालिबान ने किया था वो काम। ये टेररिस्ट आउटफिट है, लेकिन अभी एक आदमी का टेररिस्ट दूसरे आदमी का फ्रीडम फाइटर है। तो ये अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो टैक्टिक्स है वो क्लियरली इतने एथिकल टैक्टिक्स नहीं है। लेकिन ये एक नया आउटफिट है पाकिस्तान, नया नहीं है लेकिन एक अलग से आउटफिट है, पाकिस्तान तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो ये सब हो रहा था। फिर इन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया 2011-12 में। फिर उनको चले जाना चाहिए था अफगानिस्तान से, लेकिन वो और 10 साल रुके वहाँ पे, क्योंकि उनको और पैसे बनाने थे। लेकिन तब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरा बदल गया। अब चाइना का राइज हो गया, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स होता, उसके बाद चाइना का राइज बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। तो उनका राइज बढ़ने लगा, उनका GDP एटसेट्रा सब कुछ बढ़ने लगा, और ये बहुत जेन्युइन कंपेटिटर बन गया टू द सुपर पावर पोजीशन अमेरिका के लिए। और फिर चाइना ने पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में ले लिया। तो पाकिस्तान एसेंशियली अमेरिका और चाइना दोनों को प्ले कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे चाइना की ओर जाने लगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को पैसे दे रहा था। बिल्कुल पैसे की बात है और कुछ नहीं है। ये जो जनरल्स है जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की नेशन को चलाते हैं, उनको पैसा चाहिए। तो चाइनीज ने उनको खरीद लिया इन जनरल्स को। तो अभी पाकिस्तान आज के डेट में पूरा का पूरा चाइनीज सैटेलाइट बन गया है। लेकिन उस टाइम पे धीरे धीरे हो रहा था, यू कुड सी दिस हैपनिंग। और चाइना का राइज होने के साथ अमेरिका को ये थ्रेटन्ड फील होने लगा, और उस टाइम पर इंडिया और US के भी रिलेशनशिप
अच्छा होने लगा। तो पूरा जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होने लगा उस टाइम पे। तो अब पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की ज़रूरत पड़ने लगी अमेरिका को, क्योंकि एशिया में एक ही देश है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है, वो है भारत। तो अब अमेरिका को अगर अपना सिस्टम जारी रखना है वर्ल्ड में, तो उनको इंडिया के साथ अलायंस करना ज़रूरी पड़ गया। यही लॉजिक है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। और बिल्कुल। और लोगों को जियोपॉलिटिक्स के बारे में ये चीज़ जाननी चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का दुश्मन नहीं होता। बस अपने खुद के अकॉर्डिंग वो अपने दोस्त या दुश्मन को सिलेक्ट करते हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें बदलती रहती हैं। और ये बदलाव हमें कैसे दिखाई देते हैं न्यूज़ में कि हाँ यहाँ ये अटैक हो गया, यहाँ ये जंग हो रही है, यहाँ तालिबान ने टेक ओवर किया। जहाँ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं वहाँ वैक्यूम्स बन जाते हैं, और जहाँ वैक्यूम्स बन जाते हैं वहाँ जंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अगर जानना है कि क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आपको कभी कभी न्यूज़ रिपोर्ट्स के बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगा तो थोड़ा और समझता है। और आर्मी के लोगों से बात करनी चाहिए। आर्मी के लोगों का एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है। आप इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल पे राइज किया है आर्मी में। कुछ लोग बहुत ही टैक्टिकली देखते हैं दुनिया को, थ्रू द प्रिज्म ऑफ टैक्टिक्स। अगर आप किसी जनरल से बात करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देखेंगे दुनिया को। तो उनका एक ट्रेनिंग होता है कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो आप आर्मी के लोगों से बात करेंगे, वेटरन से, तो उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका आपको मालूम पड़ेगा अगर आप बार बार करेंगे तो, कि एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है उनका थॉट का। ये बहुत ही यूजफुल भी होता है, लेकिन कभी कभी ये पॉलिटिशियंस का माइंडसेट समझ नहीं पाते। कभी कभी कुछ आर्मी के लोग ऐसे मैं देखा है कि वो पॉलिटिशियंस का जो माइंडसेट है वो समझ नहीं पाते। वो हर चीज को एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से देखते हैं। शायद आर्मी में इतनी ज्यादा देशभक्ति होती है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन होती है। हाँ, डिसिप्लिन, वो इतने अच्छे होते हैं, उनका दिल शायद इतना साफ होता है कि वो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया इतनी साफ है। पर पॉलिटिशियंस और जो टॉप गवर्नेंस पे लोग होते हैं उनका दिल शायद साफ नहीं होता। आप किसी भी देश में देखेंगे ना, जो फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता है और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, वो यूजुअली आर्मी के नहीं होते हैं, वो कहीं और से होते हैं। उनका कुछ और बैकग्राउंड होता है। फॉर इंस्टेंस वियतनाम वॉर के समय पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो रॉबर्ट मैकनमारा थे। वो एक सीईओ थे, बहुत सक्सेसफुल। उनका आर्मी में कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने वियतनाम वॉर में। और ये हमेशा पैटर्न रहा है कि अगर आप आर्मी में हैं तो आप हर सिचुएशन को एक स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर आप सीईओ है या कुछ और है, तो आपको थोड़ा होलिस्टिक नज़रिया मिलता है, और हमेशा ऐसे लोग को इन बड़ी बड़ी सिचुएशन में ऊपर रखा जाता है। दैट इज व्हाट आई हैव सीन हमेशा। तो ये एक अलग चीज़ है, हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये। नहीं सर, इन्हीं कॉन्वर्सेशन से लोग सीख सकते हैं दुनिया के सच के बारे में। आई मीन अभी आजकल कोविड की वजह से पूरी दुनिया का सच सामने निकल कर आ रहा है, तो आई फील पीपल नीड टू नो दीज ट्रूथ्स। बट सर, अफगानिस्तान की बात फिर से करेंगे तो 2010 से 2021 इस पीरियड में क्या हुआ अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच? हाँ, तो अगर आप जियोपॉलिटिकल चेंज देखना चाहेंगे तो आपको डेकेड बाय डेकेड देखना है। आप अगर ईयर बाय ईयर देखेंगे तो आपको कुछ चेंज दिखेगा नहीं। तो इस डेकेड में क्या हुआ कि जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो गया, चाइना का राइज हो गया। हाँ सर, उसामा बिन लादेन को भी मारा गया था इस फेज में। हाँ, 2011 या 12 में उसका वो काम हुआ, उसको मार दिया उन्होंने। आपको लगता है उन्होंने सच में मारा है कि न्यूज़ में बताते हैं? उन्होंने कभी एविडेंस दिखाया नहीं है। अगर हम कुछ करते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि एविडेंस दिखाओ, लेकिन उन्होंने कभी एविडेंस दिखाया नहीं है कि ओसामा को मारा उन्होंने। सिर्फ एक फोटो दिखाई है ना। लोग कहते हैं कि ये कंस्पिरेसी थियरी है कि शायद उन्हें नहीं मारा है, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बताया पब्लिक को कि हाँ मारा गया है, बट नो वन नोज द ट्रूथ। ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा इमेज देखा नहीं है, मैंने शायद ढूंढा नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ और ही हुआ होगा। लेकिन उन्होंने ओसामा को मारा 2011 या 12 में। बताया कि ओसामा को उन्होंने बोला, उन्होंने डिक्लेयर किया, ओबामा ने आके बोला कि हमने उसे मार दिया। ठीक है, तो ये हुआ। अब इस टाइम पर चाइना का बहुत जोर से राइज हो रहा था, पाकिस्तान चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा था, और अमेरिका को ये अफगानिस्तान सिचुएशन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनने लगा उनके लिए। धीरे 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 उनका कितना सारा रिसोर्सेज अफगानिस्तान में ट्रैप्ड था, और उनका एक्चुअल थ्रेट साउथ चाइना सी में था और चाइना के ऑर्बिट में था। मतलब चाइना के पैसों का थ्रेट था, पैसों का थ्रेट था, और उस पैसे से चाइना इतनी बड़ी नेवी बना रहा है कि अभी यूएस का साउथ चाइना सी में जाना थोड़ा डेंजरस हो गया है।
मतलब अगर यूएस की नेवी वहां गई तो शायद जंग हो सकता है जहाँ चाइनीज नेवी जीत सकती है। बिल्कुल, चाइनीज नेवी उनको बहुत जोर से आउट नंबर करेगी। और शायद जो पैसा अफगानिस्तान में खर्च हो रहा था, यूएसए को लगा नहीं नहीं अभी इतना पैसा यहाँ नहीं खर्च करना है, अगर चाइना के साथ वॉर होने वाली है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है हमें। आई थिंक पैसा तो वापस यूएस में आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन अफगानिस्तान बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था। उनका बहुत सारा फोर्सेस और एनर्जी उसमें उस जगह पे फोकस था जो उनको कहीं और डालना था। तो इवेंचुअली इसके लिए उन्होंने इस विड्रॉल का डिसीजन लिया है। इट लुक्स ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कोई डिसीजन बुरा लग सकता है। अभी आप देखेंगे तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, और अमेरिका आज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है। पता है, मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहूँ। तो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, आगे भी देखने का मन कर रहा है, तो जल्दी जल्दी एंड करना है ताकि आगे भी पता करें क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं ना फेजेस में कि पहले ये हुआ, अब ये हुआ, अब उसके आगे क्या हुआ, तो करंट तक पहुंचते पहुंचते सारा पता चलेगा। पर यही बता रहे हैं, वही जियो पॉलिटिक्स, वो तो पहले हम बेचारे लोग, आम इंसान, सीधे साधे, मेहनत करने वाले और मेहनत से कमा के खाना खाने वाले अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनको ये सब क्या समझ आना जियो पॉलिटिक्स। ये बोलते रहते थे तो मैं कहती थी ऐसे भी कोई कर सकता है यार, मानती नहीं थी। पर अब इतनी वीडियोस देखने लगी हूँ कि अब लगता है यार कुछ भी पॉसिबल है, किसी को ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो, कुछ भी कोई कुछ भी कर सकता है। जहाँ पॉलिटिशियंस हैं, समझो जहाँ पॉलिटिशियंस, जहाँ पॉलिटिक्स, एनीथिंग इज पॉसिबल। कौन दोस्त कौन एनिमी, कोई सिर पैर नहीं है। वही दिख रहा है कि जो आपके पहले एनिमी थे वो अब आपके दोस्त बन रहे हैं, जो आपके दोस्त थे वो अब आपके एनिमी बन रहे हैं, आपके दोस्त आपके एनिमियों के दोस्त बन गए हैं। तो हे भगवान, हमें तो भगवान जी बचा सकते हैं। राइट, तो बहुत अच्छा उन्होंने डिस्कस किया था। सिर्फ एक मेन पॉइंट था कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों को वाकई ही उस तरीके का रिजिड शारिया लॉ चाहिए। उनको शारिया लॉ चाहिए होगा, मगर रिजिड नहीं कि जिसमें कोड़े पड़े आपको, जिससे स्टेडियम में जाके आपको स्टोन करें, आपको मारें, आपको विमेन को एजुकेशन ना मिले। तो ये बात सही नहीं है। कोई भी ह्यूमन बीइंग, अगर आपने ह्यूमन बीइंग की स्टडी की है, साइकोलॉजी देखी, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं अच्छा चाहता, इंसान तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं चाहता कि उसे कोड़े पड़े, उसके हाथ काट दें, उसको स्टोन कर दें, ऐसे मार दें और विमेन को एजुकेशन ना दें, विमेन अकेले बाहर नहीं जा सकते। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं अगर वो काम करने जाए तो उन्हें गोलियां ही मार दी। तो ये कहना कि शारिया लॉ उनको चाहिए था, तो उसमें ये है शारिया लॉ मॉडर्न, क्योंकि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ है, सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई में भी है। तो अगर आप मॉडर्न शरिया लॉ की बात करें वो टोटली डिफरेंट बात है। मगर तालिबान का शरिया किसी को नहीं चाहिए। तभी आपको लाइव फुटेज नजर आएगी जहां पे लोग भाग रहे हैं, एयरप्लेनों में बैठ रहे हैं कि तालिबान मार देगा, तालिबान ये कर देगा। आपको कोई विमेन उनकी गवर्नमेंट में नजर नहीं आई, आपको कोई लेना नहीं गवर्नमेंट का। जो लेडी इंटरव्यू लेडी थी वो भी भाग गई, पॉप स्टार भाग गई, उन्होंने मार दिया उनको, जो पुलिसमैन थी, जो प्रेग्नेंट थी। तो कोई, मेरे ख्याल से यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी बेटर है। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी बेटर है, कॉमन सेंस की बात है। तो वही लगता है। इसमें ऐसा थोड़ा ना कि एजेंडा कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो क्या इंडिया को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है? आपको चाहते हैं कम्युनिज्म आ जाए? नहीं, पर इन्होंने कहा था ना कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे रूलर्स थे, पर उनके उस टाइम जो है वहाँ पे ग्रोथ बहुत थी, लिविंग स्टैंडर्ड बड़े अच्छे थे लोगों के। नहीं। पर ये है कि कोई उस तरीके से रहना नहीं चाहता। अल्टीमेटली हर एक को डेमोक्रेसी चाहिए, कोई राजा नहीं चाहता कि जो बोलकर जो कुछ भी हो जाए। हाँ, वही, मतलब मैं राजा हूँ और मेरा गुस्से हो जाए, तुम्हें तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई, उसने तुमको कुछ भी पनिशमेंट वही तो बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि बड़े अच्छे तरीके से रहे तो डेमोक्रेसी तो नहीं है। चाइना, अगले बंदे का पूरी पावर है, वो कुछ भी कर ले तुम्हें। चाइना और रशिया में कौन जाना चाहेगा? ना आप जाना चाहोगे ना हम जाना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। कल को कुछ हो जाए तो हम किसी को जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हैं, उनको हम पसंद नहीं आए, उन्होंने पकड़ के हमें जेल में नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे एक यूएस का आदमी, बट स्टूडेंट यूएसए का जाता है नॉर्थ कोरिया, किम जॉन उनका एक पोस्टर चोरी कर लेता है। चोरी नहीं, निकालता है, वॉल पे लगा है, उसको निकाल लिया कि मैं दिखाऊंगा कि मैं लेके आया। चोरी मतलब उसने वॉल में गया, उसे निकाला, अपने पास रख लिया। फाइन, कोई एक पोस्टर, $1 का, $1-2 का पोस्टर, उसको बंद किया, अपने पास रख लिया। उसके बदले क्या हुआ? उसको मतलब जेल में ले गए, उसको वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब कोमा में रिटर्न किया। कोमा में वो मर गया, आने के उन्होंने बस जिंदा रखा हुआ था उसे कि रिटर्न कर देंगे। कोमा में आया, 2 दिन बाद मर गया, एक पोस्टर की वजह से।
कोई, और इंडिया में आप कहीं भी पोस्टर लगाए आप उतार सकते हो, कोई फर्क कोई नहीं, कोई बात नहीं। अगर पोस्टर ले तो सजा दे दो यार, 5 दिन की सजा दे दो, 1 महीने की सजा दे दो। पोस्टर निकाल के लेने में एक पोस्टर को निकाल ले तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दीवार पे लगाया, छोटे सी की सजा होगी, 1 महीने की सजा होगी। आपने प्रॉपर्टी स्टील की है, चलिए किसी की प्रॉपर्टी हो गई नहीं, मत जहाँ भी बिल्डिंग में गया, बिल्डिंग में पोस्टर लगा हुआ था किम जोंग उन का, उसने वो निकाला। उसने बिल्डिंग से निकाला कि ऐसी कोई रास्ते में सड़क पे दीवार पे? नहीं, कहीं गया होगा, कहीं गया होगा, बीच में बिल्डिंग में कहीं लगा होता, निकाल लिया, जो भी है। मतलब प्रॉपर्टी किसी और की थी, तो कुछ भी किया था इसके लिए आप कोमा करके, और उसको क्या पता कि ये इलीगल होगा बेचारे को। तो अफगानिस्तान में वापस है, तो पॉइंट यही है कि अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते शारिया, वो तो क्लियर बात है। और डेमोक्रेसी अच्छी बात थी, अभी सभी उनके मॉडर्नाइजेशन था, रोबोटिक्स टीम थी, फुटबॉल टीम थी, इसके कोई फोकस नहीं कर सकता। आपको पूरी प्रोग्रेस थी, आपको जब यूएसए था तो कोई रोक नहीं रहा था। आप चाहे आप घूमने जाइए अफगानिस्तान, आप देखिए पूरा क्या हो रहा है, तो वो बात सही नहीं है। दूसरा कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा बनाते थे, ये ट्रू है, ये तो नो नॉलेज है कि यूएस ने अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भेजे, उनको वेपन्स भेजे, इवेंचुअली पैसा मिला डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर अमेरिकन है तो पैसा वापस आ गया, क्योंकि आप कहाँ लगाएंगे पैसा, अपने घर भेजेंगे ना, तो आपका है, तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत गिव एंड टेक है। मगर इसमें भला भी किया, हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, तो वन तरफा नहीं था, अफगानिस्तान के लोगों की भी बड़ी हेल्प हुई थी। तो ये नजरिया है, परंतु ये बात सही है कि जियो अलाइनमेंट हो रहा है और चाइना को काउंटर करने के लिए चेंजेस पूरे आए हैं, तो काफी अच्छा था। बस फायदा देखा जा रहा है, सब कंट्री अपना अपना फायदा देख रही है। Yes. हम बेचारे इंडियन सीधे साधे होते हैं, पर होपफुली नहीं, इसमें इंडियन सीधा साधे नहीं है, क्योंकि एक इंडिया के लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो सबकी स्ट्रेटेजी है। नहीं, हमें तो यही सिखाया था, दोस्त को कभी छोड़ना हाँ, दोस्त की बात नहीं है, मतलब इंडिया जो है, इंडिया में जो मैनेजमेंट है, सबके सब थिंक टैंक है, वो तो एक से एक बढ़ के शातिर इंसान है। पर हमको पता है, लगता है यार रशिया हमारा दोस्त पता है, वही हमारा इंडिया के साथ में ही चाइना है भैया, तो इंडिया को भी पता है कि चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है। कुछ हो ना हो, अमेरिका का सबसे पहले चाइना और इंडिया वहीं पर ही है, तो वहां पे मेरे ख्याल से तो इंडिया को भी पता है एग्जैक्टली क्या करना है। इंडिया पे अपने मूव्स कर रहा है, हर कंट्री अपने मूव्स करती है। होप ये है इन दी एंड ये होता है कि अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेहनत करो, खुद सुपर पावर बनो, यही हम तो हर वीडियो में यही बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देख लिया, सब देख रहे हो, और आजकल अपनी जो बचाना, अपने आप को इंसान खुद ही बचाता है। हिस्ट्री भी बता रही है, बिल्कुल, अभी जो हो रहा है वो भी बता रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।